नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में, संवैधानिक मूल्य। तो सबसे पहले संवैधानिक मूल्य जानने के लिए हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, है ना? उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं, देखा जाए तो संविधान के जो मूल्य हैं, वो उसकी प्रस्तावना को पढ़ने से ही हमें पता लग जाते हैं। प्रस्तावना में बेसिकली वो सारी चीजें दी हुई हैं जो हमारे संविधान को या हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? प्रस्तावना में जो-जो चीजें हैं, जो-जो शब्द हैं, आप देखेंगे वो सब हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं एक्चुअली, और पूरे संविधान को समझाने में मदद करते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है, वो सारी चीज़ें हमें संविधान की प्रस्तावना में मिल जाती हैं। तो एक बार हम इस वीडियो में उसकी रीडिंग करते हैं। भारत का संविधान, उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है? तो ये संविधान की प्रस्तावना है। आप इसे एक दो बार और पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ शब्द हैं ऐसे जो आपको लगेगा कि यही हमारे संविधान का मूल्य है, या हमारे जो संविधान बना है वो इन मूल्यों पर आधारित है। ठीक है? अब एक-एक करके हम उन जो भी इसमें शब्द हैं, जैसे कि अ, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, बंधुता, ये सारी चीजें हमें हम देख रहे हैं कि ये मूल्य हैं, है ना? तो इनको अब हम एक-एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे कि ये संवैधानिक मूल्य क्या हैं। क्योंकि आप देखिए, जब भी हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शिक्षा का कि संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए, व्यक्तियों में संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए। तो ये मूल्य क्या है ना? हम बहुत कॉमनली ये चीज कह देते हैं कि संविधान के मूल्यों का विकास हम शिक्षा के माध्यम से करें। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है संवैधानिक मूल्यों का विकास करना। लेकिन वो मूल्य क्या है? तो वो ये जो संविधान की प्रस्तावना में हमें जो शब्द दिखते हैं, यही वो संवैधानिक मूल्य है जो हम अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए मतलब ये सोचते हैं कि यही मूल्य हैं जिनको विकसित किया जाए। ठीक है? तो पहला मूल्य आता है संप्रभुता का। अब सब संप्रभुता क्या है? इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत अगर हम देखें तो ये एक संप्रभुत्व वाला देश है, जहाँ पर वो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। कोई अन्य देश हमारे भारत के लिए किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है? और कोई भी इसके ऊपर शक्ति नहीं है। जो भी हमारे आंतरिक मामले हैं, बाहरी मामले हैं, सेना से संबंधित मामले हैं, अंदर आंतरिक जो भी कोई भी आपदा आ गई या कोई भी जैसे अभी कोरोना महामारी वगैरह आई या कोई भी राजनीतिक चीज़ हुई, तो इन सब मामलों के लिए हम खुद स्वतंत्र हैं इन सब मामलों का निस्तारण करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, है ना? तो हमें किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है, उनका नियंत्रण हमारे ऊपर किसी भी देश का नहीं है। ये है संप्रभुता का मतलब। उसके बाद दूसरा शब्द इसमें आता है समाजवाद। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? समाजवादी शब्द पहली बात तो संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है? तो पहले ये शब्द नहीं था, जब ओरिजिनली संविधान बना था, तब ये शब्द नहीं था। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवाद की अगर मैं बात करूँ तो समाजवाद क्या है? समाजवाद बेसिकली ये कहता है कि जो भी हमारे समाज में जो भी वस्तुएँ हैं, जो भी सेवाएँ हैं, उनका स्वामित्व जो है वो पूरे समाज पे होना चाहिए।
ना कि निजी कंपनियों और पूंजीपतियों के हाथ में, ठीक है? तो पूंजीपतियों के जस्ट अपोजिट ये समाजवाद है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति यहाँ लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। यानी भारत ने अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं, ठीक है। तो खाली समाजवाद में तो जो समाज के साधनों पर सिर्फ समाज का हक होता है, यानी वहां पे गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड ज्यादा करती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये सारी चीजें। लेकिन हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र मिलकर इन सारी चीज़ों से लड़ते हैं, जैसे गरीबी है, अज्ञानता है, बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाती है। लेकिन यहाँ आप याद रखिए ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो भारत का समाजवाद कुछ अलग तरह का है। उसके बाद तीसरा मूल्य आता है धर्मनिरपेक्षता का। अब धर्मनिरपेक्षता को भी संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द भी पहले नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। यानी कि सभी धर्म जो है वो बराबर हैं, सभी धर्म एक समान है और सभी धर्मों को सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये धर्म है तो हम इसको कम दें, ये धर्म है तो इसको ज्यादा फंडिंग दें या ज्यादा हम इसको सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होगा। संवैधानिक रूप से सभी धर्म एक समान है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो ये जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, इन पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों पे अलग से एक वीडियो है चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। उसको मैंने वहीं पे डिस्कस किया है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि हमें अलग से धर्म की स्वतंत्रता के लिए भी एक मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इतनी धार्मिक धर्मनिरपेक्षता जो है ये मूल्य हमारा संविधान फॉलो करता है। उसके बाद है लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं ना, जैसा हम अपने यहाँ देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं, लोगों द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। हम ही लोग चुनते हैं, है ना, सर्वोच्च सत्ता को। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं है ना, कि हर किसी को यहाँ पे वोटिंग अधिकार है, एक वोट एक मूल्य, और न्यायपालिका जो है, जो हमारा पूरा लॉ सिस्टम है वो स्वतंत्र है, उस पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। अब गणराज्य क्या है? एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में तो डायरेक्ट लोग ही चुनते हैं, लेकिन गणतंत्र में आप देखेंगे जो भारत का प्रमुख, अगर हम देखें भारत का प्रमुख तो हमारा राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री पद से भी ऊंचा है। तो वो पद इनडायरेक्टली चुना जाता है ना, उसमें डायरेक्टली हम नहीं वोटिंग करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो उसके लिए वोटिंग करते हैं और तब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथ में होती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान है वो हमारे देश को चला रहा है। तो लोकतंत्र में लोगों द्वारा सरकार, और गणराज्य में जो हम अपने संविधान द्वारा जो है हम अपने देश को चला रहे हैं। तो इसलिए हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। कई जगह सिर्फ लोकतंत्र होता है, कई जगह सिर्फ गणराज्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद अगला मूल्य आता है न्याय का। तो न्याय जो है प्रस्तावना
अगर आप प्रस्तावना को देखेंगे तो हमारी प्रस्तावना जनता को न्याय का विश्वास दिलाती है जो लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र की बेसिक चीज है कि लोगों को न्याय का भरोसा है। हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है पूरा, हमारे पास गवर्नमेंट है और ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी गई है। तो ऐसे में लोगों को ये भरोसा होता है कि हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना हमारे संविधान का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य है समाज में असमानताओं को दूर किया जाए, ठीक है? सामाजिक न्याय मतलब कि हमारे समाज में किसी भी तरह की असमानता ना हो, चाहे वो जातिगत असमानता है, चाहे वो जेंडर आधारित असमानता है, चाहे वो धर्म को लेकर है, जाति को लेकर है, ठीक है? ये किसी भी तरह की क्षेत्रीय असमानता है, आर्थिक असमानता की भी हम बात करेंगे। तो ये सारी असमानताओं को जब दूर किया जाए और सामाजिक समानता हो, हर व्यक्ति इक्वल हो, कोई कोई जाति धर्म से ऊंचा या नीचा ना हो, तो ये स्थापित करना ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय है आर्थिक असमानता को समाप्त करना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी आप देखेंगे कि हमारे देश में कई लोग बहुत अमीर हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं। तो ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको खत्म करना ही आर्थिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो और समान रूप से सबको आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो। बेसिकली ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति भूखा सोए, किसी के पास पैसे ना हो खाने के लिए, किसी के पास काम ना हो। तो ये सारी सुरक्षा प्रदान करना आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। और राजनीतिक न्याय से हमारा तात्पर्य है प्रत्येक को राजनीति में प्रवेश करने के लिए समान अवसर दिए जाए और सबको समान मत का अधिकार दिया जाए। कोई भी व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर सके और हर किसी को वोटिंग राइट हो। वोटिंग राइट आप जानते हैं हमारे देश में है, हर किसी को है। और कोई भी व्यक्ति राजनीति में भी प्रवेश कर सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है? ये अधिकार है हमें। तो ये राजनीतिक न्याय से हमारा तात्पर्य है। उसके बाद आती है समता। समता का मतलब है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है? यानी कि कोई भी किसी भी तरह की अ, समाज में कोई भी साधन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है? हर व्यक्ति को समान अवसर, मान लीजिए नौकरी है तो हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए कि ये अमीर है, ये पीएम का बेटा है, ये सीएम का बेटा है या बेटी है तो उसको ज़्यादा हम प्रेफ़रेंस दें, कॉलेज के एडमिशन में उसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दें, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि रियल लाइफ़ में तो ऐसा नहीं है। देखिए रियल लाइफ़ में बहुत कुछ आपको अलग मिलेगा, तो जब आप एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे, तो आप रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं कि हमारा संविधान तो ये कहता है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो हमें स्थिति इस तरह की मिलती है ना? जैसे समता का मूल्य है तो हमें समाज में उस तरह से बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। या अभी हमने जो राजनीतिक न्याय की बात की थी, तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट ही नहीं मिलता है ना, आजकल आपको पता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आज के समय में हम देखेंगे कि वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही हैं। तो उसको आप एक आलोचनात्मक विश्लेषण उसका कर सकते हैं, जब पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद आता है समानता। अच्छा, समता और समानता बड़े ऐसे शब्द लगते हैं कि दोनों इक्वल हैं। मैं आपको अंतर बता देती हूँ। बेसिकली समानता जब हम सबको एक समान चीज़ें बाँटने की या एक समान लाने की बात करते हैं, बिल्कुल समानता सबके लिए एक समान होने की बात करते हैं, तो उसको हम समानता कहते हैं। लेकिन समता वास्तव में है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जब हेल्प करते हैं, है ना? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक क्लासरूम में 20 बच्चे हैं और हमें किताबें बाँटनी है। हमारे पास 15 सेट किताबें हैं, ठीक है? तो क्या तरीका है, हम 15 सेट को कैसे बाँटेंगे? तो एक तो तरीका ये कि वो हम सबको इक्वली बाँटें, है ना? रोल नंबर वाइज़ हमने बाँट दी, पहले 15 बच्चों को बाँट दी, बाकी 5 रह गए, बाद में देखेंगे। दूसरा तरीका ये हम ये देखें कि किसको क्या ज़रूरत है। ठीक है? अगर कुछ बच्चे खुद अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हम फ़िलहाल उनको ना देकर, जो बच्चे अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब तबके से आते हैं, हम उनको वो किताबें दे दें। तो ये समता है। जो आरक्षण है पूरा का पूरा, वो समता के मूल्य पर आधारित है। जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे और समान इक्वल लाने के लिए समाज में ये आरक्षण दिया गया है। तो ये समता के मूल्य पर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है?
तो समानता क्या है? संविधान में निहित यह संवैधानिक मूल्य देश के कानून के सम्मुख सबको बराबर मानता है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को कानून से संरक्षण मिल सकता है और कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसको हम आगे जो हमारे संविधान के अधिकार और कर्तव्य वाला वीडियो है, उसमें आप देखिएगा, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। समता के इस अधिकार को व्यक्ति तभी व्यवहार में ला सकता है जब वह पूर्ण शिक्षित हो। तो ये समता के लिए शिक्षा की बात की है कि जब व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं तब वो इस व्यवहार को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति समानता के मूल्य को तभी अप्लाई कर सकता है जब वो पढ़ा लिखा हो। तो यहाँ पे शिक्षा की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। उसके बाद अगला मूल्य आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ऐसी अवस्था को स्थापित करती है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। भारतीय संविधान में जब नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है, प्रत्येक नागरिक को भाषण देने, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठे होकर किसी भी समस्या पर विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप देखिए कितनी सारी स्वतंत्रता हमारे संविधान हमें प्रदान करता है। इन स्वतंत्रताओं का वर्णन मौलिक अधिकारों में किया गया है। इनकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया है। संसद का कानून तथा राष्ट्रपति का आदेश या अध्यादेश भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि 24वें संशोधन से संसद को अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी तक इन स्वतंत्रताओं पर आंच नहीं आई है। उसके बाद आता है अगला मूल्य भ्रातृत्व या बंधुत्व, फ्रिटर्निटी। संविधान में निहित इस मूल्य द्वारा राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को मान्यता दी गई है। स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के मूल्य तो भारतीय संविधान में निहित है ही, परंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में रुकावट भी बन सकती है। तो इस दिशा में स्वतंत्रता का अधिकार अनुमान्य नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान में व्यक्ति की न मर्यादा को मान बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, किंतु यह राष्ट्र की एकता के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक अंकुश लगाया जाए। यानी देखिए, ये बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कहता है कि हमने हमारे संविधान ने हमें हर तरह की स्वतंत्रता दी है ना? लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता को खराब कर दे। तो ये बंधुता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम ये देखें, ये ध्यान रखें कि जब हम अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं, तो उससे कहीं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो रहा, उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है? जैसे आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप शांतिपूर्वक इकट्ठे होकर कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे भी बीच सड़क पे खड़े होकर वहाँ पे प्रदर्शन करने लग जाएँ, तो लोगों को आने-जाने में परेशानी होगी, जाम लग जाएगा। तो इस तरह से अपनी जो मूल्य हैं या अपना जो अधिकार है उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो बंधुत्व की भावना यही कहती है कि हर व्यक्ति जो है इस बात को समझे कि हम आपसदारी में हम एक अपनी फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हम ना करें। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा बंधुत्व को बढ़ावा देकर प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति का गौरव अवश्य ही सुरक्षित होना चाहिए। गरिमा मतलब सम्मान। तो व्यक्ति का सम्मान हम कब कर सकते हैं? जब हम बंधुत्व को बढ़ावा दें, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें, तभी हम हर एक व्यक्ति का सम्मान का ध्यान रख सकते हैं ना, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना ये देखे कि उसका आर्थिक हैसियत क्या है। इन सारी चीजों से परे हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है और उसके गौरव को हमें सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आदमी है तो उस पे उसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर व्यक्ति को गरिमा से अपने जीवन को जीने का अधिकार है, चाहे वो गरीब अमीर हो या किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है। यह लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों की समान सहभागिता पर बल देता है और ये उम्मीद करता है कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति समान रूप से अपनी सहभागिता देगा। उसके बाद देश की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान अपने नागरिकों से राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने के कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। जब हम कर्तव्य और अधिकार वाला वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में ने हमें कुछ अधिकार तो दिए हैं, लेकिन साथ में हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। वो कर्तव्य क्यों दिए? ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है, इसको कोई तोड़ ना पाए। देश के स्वतंत्र स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है।
इसीलिए राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने पे बल दिए, क्योंकि सभी नागरिक अगर एकजुट होकर रहेंगे तभी हमारा राष्ट्र भी एक अखंड राष्ट्र के रूप में सामने आएगा, है ना। तो नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने पर हमारा संविधान बल देता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता क्या है। ये हमने कुछ संवैधानिक मूल्य पढ़े। तो शिक्षा के लिए इनकी क्या है प्रासंगिकता। पहला तो ये कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को धारित करना, ये हमारे लिए शिक्षा काम करती है ना। शिक्षा का एक उद्देश्य है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करना सिखाए, यानी मूल्य सिखाए बेसिकली, कि हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, इन सब के पीछे जागरूक करना, वो शिक्षा के द्वारा ही हो पाता है। उसके बाद सामाजिक मूल्यों और कौशलों का विकास, क्योंकि हम संविधान के बारे में जब सीखते हैं, संवैधानिक मूल्यों के बारे में सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर संवैधानिक मूल्य जैसे समानता है, तो समानता एक सामाजिक मूल्य भी है, तो हमारे अंदर सामाजिक मूल्यों और कौशलों का विकास भी संवैधानिक मूल्यों के द्वारा ही होता है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी हम देखेंगे तो वो भी हमारे लिए संविधान के द्वारा ही होता है। व्यावसायिक कौशलों के विकास में मदद मिलती है, क्योंकि हमारा संविधान कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पर बल देता है। हमें शिक्षा का अधिकार भी देता है। हमें जैसे वंचित वर्गों को आरक्षण देता है, तो इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारे कौशलों का विकास होता है, ठीक है? जिसमें से व्यावसायिक कौशल भी एक है। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना, संविधान अभी हमने पढ़ा है ये पॉइंट, तो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना, तो ये प्रोत्साहन हमें संविधान के द्वारा मिलता है। मानव संसाधनों का विकास करना, क्योंकि जितना लोग संविधान का पालन करेंगे उतना हमारा देश बेहतरी की ओर होगा और हम अपने मानव संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, है ना। जितना हम अपने देश में जितना लोग संवैधानिक मूल्यों का पालन करेंगे कि सभी लोग समान हैं, सभी धर्म समान है, तो उतना ही एकता और बंधुत्व की भावना बढ़ेगी और हम अपने जीवन को एक बेहतर रूप से जी पाएंगे, है ना। अपने काम को बहुत ईमानदारी से और अच्छे से हम करेंगे। परंपरागत मूल्यों को उत्पन्न करना और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ये भी एक संवैधानिक मूल्य हमें सिखाता है कि हम परंपरागत मूल्यों को भी बनाए रखें और आधुनिकीकरण को भी साथ में बढ़ावा दें, है ना। नई नई चीजों को हम सीखें, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने परंपरागत मूल्यों को भी ना भूलें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हमारा संविधान हमारे अंदर ये मूल्यों का विकास करता है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षा से संबंधित और भी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।